हेलो दोस्तों। तो चलिए आज कुछ दिनों के बाद हम लोग शुरू करते हैं जो साइंस का, जो कि 2018 में ग्रुप डी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में रिवीजन के तौर पे करेंगे। एक तरह से हम लोग का रिवीजन होगा। इसमें 20 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। इसमें से देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग इसमें देखते हैं 20 क्वेश्चन जो कि साइंस का है और ये फिजिक्स का है। तो जो कि प्रीवियस ईयर जो पिछले बार पूछा गया था A to Z वही क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें पूछा हुआ है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो चलिए आप दे दिए होंगे आंसर इसका क्या है, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो क्या हो जाएगा कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कूलाम। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखें तो क्या क्या हमको ऑप्शन दिया गया है, मीटर दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है और सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो आपका मीटर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं का कोई इकाई नहीं है। मतलब जो नहीं सॉरी, यहाँ पे बोला गया कि भौतिक मात्राओं का इकाई समान है। मतलब इनमें से कौन सा है जिसका भौतिक मतलब जो यूनिट होता है, इकाई होता है, दोनों का समान होता है। तो बोलिए किस इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, कार्य और ऊर्जा। हम लोग जब कार्य करते हैं तो एनर्जी चाहिए तभी तो कार्य हो पाएगा। तो कार्य और जो ऊर्जा होता है ये दोनों का क्या होता है, इकाई सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए क्या पूछा है, दबाव का एसआई मात्रक। ठीक है, तो दबाव का जो एसआई मात्रक हो जाएगा, बताइए आपका क्या हो जाएगा आंसर, दबाव का एसआई मात्रक। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं कि आप दे दिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए ऊपर में दिया गया है कि न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये तो गलत है, ये भी गलत है, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका ये सही है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पूछा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। जो प्रतिरोधकता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा हुआ है। तो पहला है ऑप्शन ओम पर मीटर, दूसरा है जूल, तीसरा है एम्पियर और चौथा है ओम। तो बताइए, चलिए इसका जो आंसर है आप दे दिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ओम पर मीटर। क्या हो जाएगा, ओम पर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है। जो उद्योग होता है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, यह है ग्रुप डी का क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ है। तो इसी तरह से वो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उद्योग की शक्ति का इकाई क्या है। तो वाट, शक्ति, अश्व शक्ति क्या हो जाएगा। तो आप दे दिए होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अश्व शक्ति। क्या हो जाएगा, अश्व शक्ति। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है। मतलब कि जो यूनिट होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाता है, इसी तरह से जो होता है
तो इसमें कहता है कि इसमें से कौन सा है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, किसी मतलब इसका इकाई नहीं होता है। तो बताइए इसमें हो जाएगा क्या आपका आपेक्षिक घनत्व। क्या हो जाएगा आपका आपेक्षिक घनत्व जो है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई इकाई नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आपेक्षिक घनत्व, इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका हो जाएगा आवेग, अवैध ना होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या आवेग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आवेग। ठीक है, ये हो जाएगा आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन तो गलत हो जाएगा, बार भी गलत हो जाएगा, डाइन भी गलत हो जाएगा। तो आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाता है न्यूटन पर सेकेंड जो है ना, ये आपका आवेग का एसआई मात्रक हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है कि इनमें से कौन सा उद्देश है। देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इनमें से कौन सा उद्देश है। ठीक है, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा उद्देश है। तो देखिए कहता है इनमें से कौन सा उद्देश राशि है। आइए आप जानते हैं कि बल क्या है, सदिश है, न्यूटन क्या है, सदिश है, संवेग क्या है, सदिश है, ये तापमान क्यों दिया है, यही तो उद्देश है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा तापमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि शून्य परिणाम में उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यकता सदिश की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। कहता है कि जो शून्य परिणाम में उत्पन्न करने के लिए जो समान परिणाम की आवश्यकता में सदिश का न्यूनतम संख्या कितनी होती है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो आइए 1 दिया है, ऑप्शन 2 दिया है, ऑप्शन 4 दिया है, ऑप्शन 5 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितनी होता है न्यूनतम संख्या इसकी, 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दो सदिश राशियों के गुणनफल से जो प्राप्त राशि है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि जब दो सदिश राशि का गुणनफल करेंगे तो वहाँ से जो प्राप्त राशि होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो दो सदिश राशि के गुणनफल है, तो ऑप्शन है मेरा सदिश, ओदिश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि दो सदिश राशि का गुणनफल वो सदिश भी हो सकता है और ओदिश भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन विल बी द थर्ड सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों, यानी सदिश भी हो सकता है और ओदिश भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दो ओदिश राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं। देखिए अब कभी भी देखिएगा ओदिश राशि बोलेगा कि अदिश। ठीक है, ये जो अदिश है, अदिश गुना अदिश जो होगा ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होता है ना, अदिश ही होता है। क्या होता है, अदिश ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि दो अदिश राशि का गुणनफल हमेशा अदिश ही होता है, लेकिन जब दो सदिश राशि दे देगा तो उसमें सदिश और अदिश दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कि समांतर चतुर्भुज बल के नियम, जो समांतर चतुर्भुज बल के नियम कितने परिणाम की गणना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहता है कि समांतर चतुर्भुज में जो बल का नियम होता है उसमें उसकी जो परिणाम की गणना करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो कितने बल की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है आपका 4, 5, 2 और 3। बताइए इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप दे दिए होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका 2 बल का ज़रूरत पड़ता है। कितना बल का ज़रूरत पड़ता है, मात्र 2 बल का इसमें ज़रूरत पड़ता है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर
दर्ज कीजिएगा दोस्तों कि आपका कितना इसमें सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, ठीक है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में, कहता है कि ये कह रहा है कि किसी निश्चित दिशा में जो है ना किसी वस्तु की जो गति है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग, चाल, गति, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कि किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की गति जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब। यानी कि किसी भी वेग का ये वेग होगा, वेग लिखा गया है, इसका हो जाएगा वेग, ठीक है। कहता है कि किसी भी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है, जब का वेग नियत समान हो, जब वेग और दिशा दोनों नियत हो, वेग की दिशा नियत हो, या वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्या पूछेगा कि किसी पिंड का वेग समरूप तभी हो सकता है जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी दोनों नियत होगा ना, तभी ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन गलती होने का ज़्यादा चांस होता है। तो आप इसको थोड़ा सा बार बार देखते रहिएगा तो याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कहता है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। कहता है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है जब पिंड का, कहता है क्वेश्चन कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती कब पाया जाता है, जब कि पिंड की मात्रा पर, यानी कि ये जो पिंड है इसकी मात्रा पर, या गिरने के समय के वर्ग पर, या गिरने के समय पर, या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के वर्ग पर। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती तभी हो पाएगा जब वो गिरने के समय उसके वर्ग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जब वो गिरेगा तो उस समय जो उसका वर्ग होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलता है। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, क्वेश्चन पूछा है कि यदि वेग समय ग्राफ क्या होगा, समय अक्ष के समांतर होगा, यानी कि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होगा तो क्या होगा। ऑप्शन है, वस्तु नियत वेग से चल रहा होगा, इसका त्वरण 0 होगा, इसका विस्थापन 0 होगा, या इनमें से सभी होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु नियत वेग से चल रही है। कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका मतलब है कि वस्तु जो है ना वो नियत वेग से चल रही है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यानी वेग समय ग्राफ के समय अक्ष के समांतर होता है तो वस्तु नियत वेग से चल रहा है तभी ऐसा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गति का दूसरा समीकरण डैश 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 और समय किसके बीच अपना संबंध बताता है। जो गति का दूसरा समीकरण है जो होता है कि F बराबर ma होता है ना दूसरा समीकरण। तो कहता है कि गति का दूसरा समीकरण डैश 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 और समय किसके बीच संबंध बताता है, ये बोला गया है। तो ये जो बताता है आपका गति का दूसरा समीकरण, ये स्थिति के संबंध में, यानी कि यहाँ पर समीकरण जो है वो स्थिति और समय के बीच में दर्शाता है। किसके बीच में, स्थिति और समय के बीच में जो है ना ये आपका दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। कहता है कि जो एक समान वृत्तीय गति होता है इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है।
क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक समान वृत्तीय गति जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दिया है आपका कि चाल एवं वेग दोनों अचर होंगे, चाल एवं वेग दोनों चर होंगे, चाल एवं वेग दोनों अचर होंगे, और चाल अचर और वेग चर होंगे। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1 2 3 या 4, इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका चाल इसका अचर होगा और वेग इसका चर हो जाएगा। ठीक है, कि एक समान वृत्तीय गति में जब चलेगा तो इसका जो चाल है ना वो अचर हो जाएगा और वेग क्या हो जाएगा, इसका चर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। अगर मुक्त अवस्था में कोई पिंड ऊपर से गिर रहा है तो कहता है गिरते हुए पिंड द्वारा जो है ना तय की गई दूरी क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो किसका समानुपाती होता है, पिंड का, गिरने के समय के वर्ग का, या गिरने के समय का, या गुरुत्वाकर्षण के वर्ग का। ये क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है, इसीलिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग का जो है ना वो क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गिरने के समय के क्या हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन का सीरीज था। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये कुछ कम टाइम में हम लोग रिवीजन किए 20 क्वेश्चन। इस तरह से अगर डेली सीरीज पे आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। और इसी तरह से आपको वीडियो 20-20 क्वेश्चन का मिलते रहेगा और बहुत कम टाइम में इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।